देखेंगे दिए गए ताप पर 100 ग्राम विलायक में संतृप्त विलयन बनाने में विलेय की आवश्यक मात्रा विलेयता कहलाती है। अब हम नया टॉपिक देखने वाले हैं, ठोस द्रव विलयन। ठोस द्रव विलयन। तो ठोस द्रव विलयन में हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं कि ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो हम हेडिंग करेंगे ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें पहले कारक के रूप में हम देखेंगे विलायक की प्रकृति। जैसा कि हम लोग जानते हैं समान समान को घोलता है, तो अगर ध्रुवीय विलायक होगा तो आयनिक विलेय आसानी से घुल जाएगा, और अध्रुवीय विलायक में नन आयनिक जो ठोस होंगे विलेय के रूप में वो आसानी से घुल जाते हैं। तो हम लिखेंगे आयनिक विलेय। आयनिक विलेय के रूप में एग्जाम्पल जैसे NaCl हम ले लें, ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होते हैं। ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होते हैं। ध्रुवीय विलायक में जैसे हम जल ले लेते हैं H2O, नन आयनिक ठोस नन आयनिक ठोस जैसे नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, अध्रुवीय विलायक में
आसानी से घुल जाते हैं। इससे हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि समान समान को घोलता है। समान समान को घोलता है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो विलेय के कण होते हैं, मुख्य रूप से हम जो आयनिक विलेय है उसकी चर्चा करेंगे कि विलेय के कण आपस में एक दूसरे से स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। और एक बहुत बड़ी बात कि 1 ग्राम मोल यौगिक के निर्माण में जो उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा होती है उसे हम जालक ऊर्जा कहते हैं। तो हम देखेंगे विलेय के कण आपस में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। जालक ऊर्जा जिसको हम लैटिस एनर्जी भी कहते हैं। हम लिखेंगे 1 ग्राम मोल यौगिक के निर्माण में उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा जालक ऊर्जा कहलाती है। और विलायक के अणु एक दूसरे से द्विध्रुव आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। तो लिखेंगे विलायक के अणु एक दूसरे से मुख्य बात है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, विद्युत ऋणात्मकता के कारण। लिखेंगे विद्युत ऋणात्मकता के कारण द्विध्रुव आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं।
और एक और नए प्रकार की ऊर्जा की चर्चा हम करेंगे जिसका नाम है सोल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी। हिंदी में उसे हम जल योजन ऊर्जा कहते हैं। जल योजन ऊर्जा। तो जल योजन ऊर्जा हम सोल्वेशन एनर्जी या इसे हम हाइड्रेशन एनर्जी भी कहेंगे जल के केस में। यह ऊर्जा मुख्य रूप से विलेय और विलायक के बीच आकर्षण को प्रदर्शित करता है। यह विलेय तथा विलायक के बीच के आकर्षण को प्रदर्शित करता है। तो हम देखने वाले हैं कि अगर जालक ऊर्जा जलयोजन ऊर्जा से अधिक होती है तो विलयन का निर्माण संभव नहीं है। चूंकि जालक ऊर्जा जो दो विपरीत आयन है विलेय के, उसे आपस में जोड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं, और जलयोजन ऊर्जा अगर जालक ऊर्जा से अधिक होती है, इसका मतलब कि जो आकर्षण बल है विलेय और विलायक के बीच वह अधिक होने के कारण विलयन का निर्माण हो जाता है। तो हम देखने वाले हैं जालक ऊर्जा यदि जालक ऊर्जा ग्रेटर देन जलयोजन ऊर्जा सीधे हम लिख देंगे ओ विलेय। इसका अर्थ हो गया कि विलयन का निर्माण नहीं होता है। विलयन का निर्माण नहीं होता है, यह संभव नहीं है। और इसी के विपरीत हम देखें कि यदि जलयोजन ऊर्जा जालक ऊर्जा से अधिक होती है तो विलेय, कहने का मतलब कि विलयन का निर्माण आसानी से हो जाता है। विलयन का निर्माण आसानी से हो जाता है। ताप का प्रभाव। ठोस की द्रव्य में विलेयता को किस प्रकार ताप द्वारा वह प्रभावित होता है। तो हम देखेंगे क्या कि ली सातेलिए सिद्धांत, अगर प्रक्रिया डिसोल्यूशन की प्रक्रिया जो ठोस द्रव्य में घुल करके जो विलयन का निर्माण कर रहा है, तो अगर यह प्रक्रिया ऊष्मा क्षेपी होती है
तो हम देखते हैं क्या कि ताप बढ़ाने से विलेयता घटती है, और अगर डिजोल्यूशन एंडोथर्मिक है, दैट मीन्स ऊष्मा शोषी है, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता भी बढ़ती है। तो हम देखेंगे ताप का प्रभाव, यह ली सातेलिए सिद्धांत का पालन करती है। ली चेटेलियर प्रिंसिपल। हम देखेंगे प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है, दैट मीन्स एक्सोथर्मिक है। जिससे स्वतः हीट जो है उत्सर्जित हो रही है। कहने का मतलब हम लिख सकते हैं डेल एच सॉल्यूशन इज लेस देन 0, दैट मीन्स निगेटिव। अगर प्रक्रिया ऐसी है ऊष्माक्षेपी, तो हम देखते हैं क्या कि ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है, और इसके विपरीत अगर प्रक्रिया ऊष्मा शोषी है, दैट मीन्स इंडोथर्मिक है, डेल एच सॉल्यूशन ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स पॉजिटिव। तो इस स्थिति में हम देखते हैं ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। एक और कारक की चर्चा हम कर रहे हैं, दाब का प्रभाव। आखिर दाब का प्रभाव विलेयता पर किस प्रकार पड़ता है जबकि ठोस को हम द्रव में मिलाते हैं और विलयन का निर्माण करते हैं। तो हम देखते हैं क्या कि द्रव और ठोस दोनों असंपीडीय होते हैं, और असंपीडीय होने के कारण दाब का प्रभाव बहुत अधिक इस पर नहीं पड़ता है। तो हम लिखेंगे दाब का प्रभाव। ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चूंकि ठोस तथा द्रव दोनों असंपीडीय होते हैं,
इनकम्प्रेसिबल। अब अगले टॉपिक की ओर मूव करें। द्रव द्रव विलयन। द्रव द्रव विलयन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो देखेंगे क्या कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन विलेयता के आधार पर द्रव द्रव विलयन को हम मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांट सकते हैं। एक मिश्रणीय विलयन, दूसरा आंशिक मिश्रणीय विलयन और तीसरा अमिश्रणीय विलयन। तो हम देखेंगे विलेयता के आधार पर द्रव द्रव विलयन को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला जो होगा वो है मिश्रणीय द्रव, या सीधे हम लिखें मिश्रणीय विलयन। लिखेंगे हम लोग ऐसे विलयन का निर्माण तभी होता है जबकि दोनों ही कंपोनेंट, दोनों ही अवयव समान प्रकृति के होते हैं। तो सीधे हम लिख दें दोनों द्रवों की प्रकृति समान हो तथा, या लिख दीजिए, या एक ही सजातीय श्रेणी से आते हैं। के द्वारा निर्मित विलयन मिश्रणीय विलयन कहलाएगा। और जैसे कि हम अगर जल और अल्कोहल को मिलाएंगे तो आसानी से वो घुल जाएंगे। दूसरा जो प्रकार है वो है आंशिक मिश्रणीय। तो हम यहाँ लिखें आंशिक मिश्रणीय विलयन। आंशिक मिश्रणीय विलयन। देखेंगे इसमें एक घटक के बीच अंतराण्विक आकर्षण दूसरे से अधिक होता है। जैसे हम उदाहरण की बात करें तो जल में फिनॉल, कॉमा जल में जल प्लस एनिलीन, इसे मिलाते हैं
तो आंशिक मिश्रणीय विलयन तैयार होते हैं। और तीसरा टाइप का जो है वो है अमिश्रणीय विलयन। तो ऐसा विलयन जिसमें दोनों द्रव या दोनों घटक विपरीत प्रकृति के होते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे जल प्लस CCl4, जल को हम अगर क्लोरोफॉर्म में मिला दें CHCl3, क्लोरोफॉर्म, या जल प्लस बेंजीन, जल को हम बेंजीन में घुलाते हैं, ये जो होंगे वो मिश्रणीय विलयन होंगे। इस प्रकार से हमने द्रव द्रव विलयन में